पानी 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 से मुझे याद आया भैया, गर्मी आ चुकी है काफी ज्यादा और आपको बहुत सारा पानी पीने की जरूरत है, खुद को हाइड्रेट रखने की जरूरत है और पानी से ही जुड़ा है। क्यों भाई, डायरिया पानी से ही जुड़ा है ना? जी हाँ, बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाने पर और कभी-कभी बैक्टीरिया या फंगल या वायरस हो जाने पर हमें ये डायरिया नाम की बीमारी होती है, और जिसमें भी इंसान पानी पानी ही हो जाता है। पानी पानी। जी। ओके, तो मुझे आपके पानी पानी से फिलहाल के लिए गाना याद आया, ऐसा गाएंगे बिल्कुल भी नहीं हम, डोंट वरी। जी। तो एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आप सभी लिसनर्स का क्लिनिक ज्ञान असली प्रेजेंट से है सही लाभ के प्रोग्राम में, जहां पर यानी कि दिल्ली में स्थित स्मार्ट एनजीओ और रेडियो ज्ञान असली की साझा पहल के तहत इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़े पहलुओं के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं डायरिया के बारे में। और मैंने सुना है कि भाई जब डायरिया होता है ना तो हाल बेहाल हो जाता है। जी हाँ, हाल बेहाल हो जाता है, और अच्छा खासा जो खुशहाल जीवन होता है वो काफ़ी ज़्यादा अस्त-व्यस्त भरे माहौल में बदल जाता है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो लोग बेचारे होते हैं जिन्हें बाहर ही रहना होता है पूरे दिन, शायद उनके पास ऑफिस भी नहीं है जहाँ पर वो बार बार वॉशरूम जा पाए, जी। और उन्हें अगर उस दौरान डायरिया जैसी बीमारियों से जूझना पड़ जाए तो क्या हालत होती है। बहुत ही बुरी हालत होती है, और इसीलिए एक तरह का ऐसा डायरिया भी होता है स्पेसिफिक, जिसे ट्रैवलर्स डायरिया कहते हैं। है ऐसा भी कुछ होता है जी, क्या? उसका नाम ही है ट्रैवलर्स मतलब डायरिया। क्या घूमते घूमते डायरिया हो रहा है? कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जो है कहीं पे जाते हैं और वहाँ का पानी पीते हैं, तो उससे उसकी वजह से उनको ऐसा हो जाता है, और वो कहते हैं कि यहाँ का पानी उनको सूट नहीं कर रहा है। यही तभी तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि पानी पानी की कहानी है, कि जो पानी है वही आपको बीमार भी करता है, वही आपको ठीक भी करता है। और वही आपके जीवन का बहुत ही बड़ा स्रोत भी है। करेक्ट। तो भाई मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी आर्जनती। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त राहुल विश्वकर्मा जी, जो कि हैं हेल्थ एंड मेडिसिन एक्सपर्ट, और आज हम बात कर रहे हैं डायरिया के बारे में। मैंने डायरिया के बारे में ऑलमोस्ट काफी इंट्रो दे दिया है, आपको पता नहीं है शायद। मैंने बताया कि भाई डायरिया जो होता है, एक तो वो एक सिम्टम की तरह होता है, यानी खुद तो पूरी बीमारी नहीं होती। दूसरा, बच्चों और बुजुर्गों में डायरिया ज्यादातर पाया जाता है। जी हाँ। बिल्कुल सही बोला ना? हाँ, सही बोला, क्योंकि ज़्यादातर इम्यूनिटी के इश्यूज इन दो ही एज फैक्टर्स में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए ये दोनों जो है इसके चपेट में ज़्यादा आते हैं। और एक लाइन मेरी ये रही थी कि भाई जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं, जब उन्हें डायरिया या फिर वॉमिटिंग साथ में होती है तो उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन हो जाती है, और एक नॉर्मल पेशेंट की अपेक्षा वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना कर रहे होते हैं। राइट। ये चीज मैंने भी नोटिस की है कि भाई जिनको डायबिटिक है या फिर कुछ और बीमारियां लगी हुई हैं, तो वो जब उन्हें डायरिया होता है, डायरेक्ट साथ उन्हें वॉमिटिंग भी शुरू हो जाती है, तब वो बेचारे इतने ज्यादा उनकी हालत खराब हो जाती है कि वो सही से चल भी नहीं पाते हैं कि हम उठ के यहाँ से वहां तक तो चले जाएं, नहीं वॉशरूम तक तो चले जाएं। कई बार वो रास्ते में बेहोश तक हो जाते हैं। जी हाँ, ऐसी भी कंडीशन कई बार नोट की गई है, और पाया गया है कि पेशेंट इस तरह की भी कंप्लेंट्स हमसे आकर के अपनी डिलीवर करते हैं। खैर, एक कंप्लेन हम भी आपसे डिलीवर करें? जी बिल्कुल। इसको आप कंप्लेन समझें या फिर हमारे कुछ होनहार स्टूडेंट्स हैं वो इसको समझने वाले हैं कि भाई ये तो अच्छा मौका है कि कोविड के केसेस आए दिन बहुत देखने को मिल रहे हैं आजकल। हाँ, थोड़ा आजकल कोविड जो है एक बार फिर चर्चा में आया है, और सुर्खियों में आते ही हर तरफ इसके शोर हो गए हैं, और स्टूडेंट वर्ग भी हमारे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे कयास लगा करके बैठे हुए हैं कि हो सकता है कि कोरोना दोबारा से आए और कुछ उनको भी थोड़ा सा उनके सिलेबस से राहत मिले। पर मुझे ऐसा लगता नहीं है, आपको पता है, मतलब ये इंडिया है और यहाँ पर कोविड आ जाएगा, आपको अगले पल जीना है या नहीं जीना है पता नहीं, लेकिन ये जरूर कहा गया था जब कोविड चल रहा था कि कोविड तो आता जाता रहता है, इसमें क्या है, लाओ हम अगले साल का अचार डालते हैं, काम आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और खैर, जो कोविड के केसेस सुनने को मिल रहे हैं, लोगों को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा जो सोशल डिस्टेंसिंग वाली चीज़ें हैं उनका पालन करना स्टार्ट कर दें। यूजुअली ऐसा होगा नहीं। इंजेक्शंस और इम्यूनिटी के जो बूस्टर्स हैं, वैक्सीन्स हैं, ऑलमोस्ट सबको लग चुकी हैं, और लोगों ने कहीं ना कहीं इम्यूनिटी भी डेवलप कर ली है। हाँ, जो थोड़े लो इम्यूनिटी वाले लोग हैं, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, बस इतना ही। ऑल राइट। तो भाई अब हम चलते हैं डायरिया की तरफ और इस पे बात कर लेते हैं कि कोविड के केसेस जब 250 से ऊपर निकल जाएंगे तो हम आपको दोबारा बताएंगे। जी हाँ, अभी हमने भी कहीं देखा था कि लगभग 250-300 के आसपास कुछ चल रहे हैं ये केसेस, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार हमने देखा है, ये हम झेल चुके हैं, इसलिए दोबारा हमसे वो लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, हाथ वगैरह को साफ़ करना, सैनिटाइज़र यूज़ करना,
इनका पालन करना प्रारंभ कर दें। आप जानते हैं ना कि मतलब दुश्मन को हराना तभी पॉसिबल होता है जब हम दुश्मन की जड़ तक जाते हैं। जी हाँ, और मुझे भी लग रहा है कि आप जो है फावड़ा कुदाल लेकर के आई हैं दुश्मन की जड़ तक जाने के लिए। नहीं, मैं फावड़ा कुदाल तो लेकर नहीं आई, लेकिन मैं सवाल जरूर लेकर आई हूँ, क्योंकि अपने लिसनर से मैंने प्रॉमिस किया है कि हम जानने वाले हैं कि डायरिया क्यों होता है, कैसे होता है, क्या करना चाहिए, घर पे ट्रीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर के पास जाना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, घर में अगर हम ट्रीट कर रहे हैं तो क्या चीजें करने की जरूरत है, अगर आप बाहर हैं तो क्या करना चाहिए आपको। मतलब सारी चीजें हमने अपने लिसनर के साथ शेयर कर दी है, और वो भी तैयार होंगे इस बात को सुनने के लिए कि क्या करना चाहिए। और मैंने ये भी कहा था भाई कि जब भी कोई बीमारी होती है ना तो उससे डरने की जरूरत नहीं होती। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी कोई बीमारी होती है तो लोग सोच लेते हैं कि यार अब हमारा क्या होगा, अब तो हमको ये हो गया, अब तो हमारी जिंदगी ही नहीं बचेगी। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा वो जो है चिंता में हो जाते हैं, और जिसकी वजह से उनको तनाव की समस्याएं होती हैं और बीमारियों की जो रिकवरी होती है वो स्लो हो जाती है। करेक्ट। तो भाई जब भी आप डरते हैं या फिर स्ट्रेस लेते हैं तो इतना जान लीजिए कि आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा और डाउन होने लग जाती है, फिर आप ठीक नहीं होते जल्दी। जी हाँ, इसलिए तनाव बिल्कुल भी ना लें। ऑलराइट, तो भाई चलिए अब हम बात करते हैं कि डायरिया पानी से होता है कि खाने से होता है या टेम्परेचर से होता है, पहले ये कंफर्म करें। हाँ, ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है आपका कि पानी से, खाने से या टेम्परेचर से होता है। देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि डायरिया जो है, मैं कुछ लोगों को ये भी बता दूं कि डायरिया जो है शायद उन लोगों को ना पता हो, ये एक तरह की स्टूल डिसऑर्डर है। मतलब इसमें जो लेटरिन होती है वो बार बार लेटरिन आने लगती है। कई बार लेटरिन की जो कंसिस्टेंसी होती है वो पतली हो जाती है, उसके साथ पानी भी आ जाता है, एकदम रनी डायरिया हो जाता है। कभी कभी तो एकदम पानी ही पानी, मतलब स्टूल के रास्ते आने लगता है। तो ये कंडीशन कहलाती है डायरिया। देखिए, ये यूजुअली कई बार बैक्टीरिया वायरस की वजह से भी कॉज होती है। खाने में कभी कभी, जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि ऐसा देखा है कि फूड पॉइजनिंग हो गई। स्पेशली इस लगन में मुझे कई बार, इधर तो नहीं लेकिन लगभग 15-20 दिन पहले की जो लगन चल रही थी, शादियां हो रही थी, उनमें मुझे कई सारे पेशेंट्स ऐसे आए जिन्होंने ये बताया कि कल रात को हम शादी में गए थे और वहाँ पे हमने ऐसा खाना खा लिया जिसके वजह से सुबह से या रात से हमको वॉमिटिंग होने लगी और लूज मोशन आने लग गया, तो डायरिया आने लग गया, दस्त आने लग गया। तो देखिए, ये खाने की वजह से भी होता है, यानी कि फूड पॉइजनिंग जैसी कोई कभी कंडीशन बन जाती है। और स्पेशली ये तब बनती है, मैं इसके बारे में भी छोटा सा एक शॉर्ट में बता दूं। देखिए, होता क्या है कि शादियों वगैरह में जो खाना वगैरह होता है ये बनना स्टार्ट हो जाता है ऑलमोस्ट सुबह से। और खाना बनना चूंकि स्टार्ट हो जाता है तो इसमें पनीर और दाल, ऐसे मतलब हाई प्रोटीन वाली चीज़ें भी होती हैं जो कि बहुत ही जल्दी खराब होती हैं। हाई प्रोटीन वाले जो भी फूड कंटेंट्स होते हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तभी मैं सोचूं मेरे छोले और पनीर जल्दी खराब क्यों होते हैं। जी हाँ, एग्जैक्टली, हाई प्रोटीन वाले कंटेंट जल्दी खराब होते हैं। तो होता क्या है, सुबह से खाना बनने लग जाता है, और यूजुअली आपने नोट किया होगा कि यही मटेरियल वो लोग पहले बना के रखते हैं। दाल हो गई, सब्जी हो गई पनीर की, ये पहले बना करके रख दी जाती है। राइट, पूड़ियाँ तो गरम गरम बनती जी है, हाँ। गुलाब जामुन तो शाम तक आराम से बनेंगे, Exactly. बट सब्जियों को सबसे पहले काट के पहले ही उसको तैयार करके रख दिया जाता है। एग्जैक्टली। तो होता क्या है कि अच्छा, गर्मियों के जो सीजन में जो सब्जियां बनती है, चूंकि वहाँ पे कोई इतना अच्छा हमारे पास कूलिंग सिस्टम भी नहीं होता है कि हम उसको यूजुअली ऐसे घरों में बड़े बड़े बर्तनों में स्टोर कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं और खाने वाले लोगों को दस्त और उल्टी, डायरिया ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये खाने से होती हैं। पानी के रास्ते भी, अगर पानी दूषित है, उसमें किसी तरह के बैक्टीरिया, वायरस, ये सब हैं, और वो पानी अगर आप पी लेते हैं तो उससे भी आपका डायरिया होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसका आंसर है कि ये खाने और पानी से तो होता ही होता है। आपने कहा टेम्परेचर से, ये बड़ी अच्छी बात कही है। और भैया डायरिया अक्सर मैंने गर्मियों में ही होता देखा है, तो सोच रही थी कि टेम्परेचर की वजह से तो नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली, और इसीलिए मैं इसको लास्ट में कवर कर रहा हूँ। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस बिगड़ने की वजह से, जैसे कभी कभी ऐसा भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, या फिर कभी कभी इंसान खुद भी ये नोटिस करता है कि वो धूप वगैरह में बहुत देर तक चला गया या लॉन्ग ट्रैवल कर लिया, इसके वजह से उसको पेट में दर्द, ऐंठन मरोड़ के साथ लूज मोशन आने लग जाता है। बट यूजुअली ये 1-2 बार आकर के फिर नॉर्मलाइज हो जाता है। तो ये देखिए, ये टेम्परेचर से भी होता है, खाने से भी हो सकता है, और पानी से तो होता ही होता है। तो इसका जवाब है कि ये तीनों से होता है। ओके, अच्छा एक बात बताइए मुझे आप, हाँ जी, फूड पॉइजनिंग में और डायरिया में कनेक्शन क्या है? देखिए, डायरिया एक कंडीशन है जिसमें एक तरह की बीमारी है, एक तरह का रोग है, जिसमें क्या होता है कि स्टूल पतला आने लगता है, यानी कि जो दस्त आने लगता है, पतली लैट्रिन आने लगती है। तो ये कंडीशन है। फूड पॉइजनिंग की वजह से डायरिया हो सकता है, वो इसका कॉज है।
ठीक है, मतलब वो एकमात्र कॉज नहीं है डायरिया का। डायरिया के और भी दूसरे डिफरेंट कॉजेज होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि बैक्टीरियल डायरिया होता है, वायरल डायरिया होता है, फंगल तक डायरिया होता है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से डायरिया आने लग जाता है। स्पेशली ये बच्चों में कई बार देखने को मिलता है, और ऐसे कंडीशन में हरे रंग का स्टूल आता है, मतलब हरे रंग की लेटरिन बच्चे करते हैं, तो वो फंगल डायरिया में यूजुअली कंसीडर किया जाता है। तो डायरिया एक कंडीशन है, एक बीमारी है, और फूड पॉइजनिंग उसका कॉज हो सकता है, उसका रीजन हो सकता है। मतलब छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, या फिर डायरिया कहें तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं को होता है। फूड पॉइजनिंग की वजह से भी डायरिया होता है जी। अब एक बात मुझे ये बताइए, कई लोगों को फूड पॉइजनिंग तो नहीं होती है, हम्म। पर उन्हें डायरिया हो जाता है, और डायरिया जी। के साथ उन्हें वॉमिटिंग भी आती है लगातार। जी। तो इसके पीछे का रीजन क्या होता है? हाँ, वॉमिटिंग क्यों आती है, देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, आज अगर मेरे जो लिसनर्स हमें सुन रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो मैं उनको एक चीज़ बता पाऊंगा। आप देखेंगे कि कभी भी कुछ भी पेशेंट अगर है, उसको बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, सर में बहुत क्रॉनिक पेन हो रहा है, तो वो कंप्लेन करता है कि मुझे नोजिया सा लग रहा है, वॉमिटिंग सी आ रही है। जी। आपने देखा होगा कि पेट में दर्द होता है, किडनी वगैरह का स्टोन भी होता है, तो भी लोगों को वॉमिटिंग आ जाती है। जी। इसके अलावा नॉर्मल डायरिया वगैरह का पेन है, या कई बार चक्कर वगैरह आने पे भी लोगों को उल्टी हो जाती है। यहाँ तक कि जब फीमेल्स को पीरियड्स होते हैं तो भी उन्हें उल्टी हो जाती जी, है। तो भी उन्हें वॉमिटिंग हो जाती है। तो मैंने इस पे काफ़ी ज़्यादा, मैंने अपने इंस्टीट्यूशनल एरा के बाद, इंस्टीट्यूशनल पीरियड के बाद मैंने इस पे तो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो मुझे इसका फिर पता चला कि भाई हर कंडीशन में पलटी ही क्यों आ रही है, या वॉमिटिंग ही क्यों लग रही है। तो इसका कॉज ये होता है कि ये हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। बॉडी जब भी कभी भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्ट जोन में जाती है, बहुत हाई पेन, चक्कर या ऐसा कुछ महसूस करती है, तो उसे लगता है कि कभी कोई ऐसी फॉरेन बॉडी भी हो सकती है जो माउथ के रास्ते बॉडी में एंटर कर रही है। इसलिए वहाँ की जगहों पे क्रैम्प करके बॉडी वॉमिटिंग करा देती है कि अगर ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट हमारे ओरल रूट से अंदर गया है तो वो उसको इमीडिएट बॉडी के बाहर कर दिया जाए। ठीक है, तो ये बॉडी का एक अलग डिफेंस मैकेनिज्म है। और यही केस होता है डायरिया में भी। अगर सपोज आपको बैक्टीरियल डायरिया है, इंटेस्टाइन में फ्लो काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गया है, पानी बहुत ज़्यादा होने लग गया है, जिसकी वजह से आपको लूज मोशन और रनी डायरिया हो गया, मतलब पानी ही पानी निकलने लग गया, तो उस कंडीशन में बॉडी ये एज्यूम करती है कि हो सकता है कि कोई फॉरेन मटेरियल, कोई ऐसा आपने पदार्थ खा लिया हो जिसके वजह से ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं शरीर में। तो सबसे पहले उस पदार्थ को आप बाहर करिए, तो इसलिए वॉमिटिंग आती है। जी। और जो लोग रोते हैं उनको भी तो वॉमिटिंग आती है, उनको क्यों आती है? हाँ, अगर बहुत देर से कोई रो रहा है, जैसे ऐसा भी देखा है कि बहुत कोई मतलब बहुत ज़्यादा रो रहा है, सिसक सिसक के रो रहा है, ऐसे कंडीशन में उसको वॉमिटिंग हो जाती है, तो तभी बॉडी आपकी डिस्कम्फर्ट जोन में रहती है। ओके, तो यानी बॉडी आपकी जब भी डिस्कम्फर्ट जोन में जाएगी आपको वॉमिट होगी, वॉमिट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जी हाँ। जी। चलिए, अब ये बात तो थी हमारे वॉमिट और डायरिया के बारे में, लेकिन अब हम बात करते हैं डायरिया को ट्रीट कैसे करना है। कई लोग ऐसे होते हैं कि डायरिया को घर पे ट्रीट करते हैं। जी। तो पहले मुझे आप ये बताइए कि किस हद तक, यानी कि कितने दिनों तक अगर आपको डायरिया है तो आप उसे घर पे ट्रीट कर सकते हो, और कब आपको डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत है? ठीक है, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। और आपके इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं एक चीज़ और थोड़ी सी ऐड कर देना चाहता हूँ कि डायरिया तो चूंकि बहुत कॉमन सी बीमारी है, तो लोगों को लगता है सबको ही हो ही जाती है, और ऐसा है भी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो डायरिया होती है वो बहुत ज़्यादा घातक बन जाती है, कई बार प्राणघाती भी हो जाती है। ओके। समय पर इलाज ना मिलने से इंसान की डेथ भी हो सकती है, दैट इज पॉसिबल, क्योंकि सारा पानी निकल गया। जी, बॉडी का सारा पानी निकल जाता है। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप एक चीज का ध्यान रखिए, क्या? कभी भी अगर किसी को डायरिया हो रहा है, किसी को लूज मोशन स्टार्ट हो गए हैं और बैक टू बैक अगर लूज मोशंस आ रहे हैं, तो उसकी जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बनती है, जो मतलब जो खतरा पैदा करती है, जो चीजें जो हमारे प्राण के लिए घातक हो सकती हैं, वो बनता है हमारे बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट डिस्चार्ज। यानी कि नॉर्मल पानी की जगह पे कोकोनट वाटर पिया जाए डायरिया होने पर। कोकोनट वाटर अब आई डोंट थिंक कि आपको एट दैट स्पॉट अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन आपने देखा होगा कि ORS या इलेक्ट्रॉल पाउडर यूजुअली घरों में मिल जाता है। मेरे घर में नहीं मिलेगा।
हाँ, तो अच्छी बात है, मुझे लग रहा है लोग बीमार नहीं पड़ते हैं और अच्छी बात है। लेकिन देखिए, अगर कभी भी आपको डायरिया या ऐसी कोई कंडीशन बनती है जिससे आपको बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअस वॉमिटिंग की समस्या बन रही है, लगातार पलटी आ रहा है, लगातार दस्त आ रहा है, पानी के जैसा दस्त आ रहा है, तो सबसे पहले अगर आप कुछ कर सकते हैं या नहीं, या अभी आप मेडिकल असिस्टेंस नहीं ले सकते हैं, तो सबसे पहले तो उसको रिहाइड्रेट करना स्टार्ट करिए। पानी निकल रहा है, आप उसको और पानी दीजिए, लेकिन पानी सादा नहीं देना है, पानी में इलेक्ट्रॉल पाउडर डालना है। अच्छा, एक बात बताइए, जब मुझे कभी लूज मोशन हुआ या फिर कहें तो डायरिया हुआ, हम्म। तो मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा एक चीज दी है, हम्म। नींबू, नमक और चीनी। नींबू, नमक और चीनी, राइट। मैंने कहा मेरे घर में ओआरएस नहीं मिलता, जी। लेकिन ये जरूर मिलता है। चलिए, मैं इसको भी बताता हूँ। देखिए, जो वो बेसिक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे शरीर में, जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, वो होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, और ये सब जो बहुत बेसिक से होते हैं। अब जब आपको ओआरएस का पाउडर नहीं मिल रहा है, जैसे जो मार्केट में इलेक्ट्रॉल या ओआरएस आता है, ये अगर नहीं मिल रहा है, तो इसके अलावा आप चीनी और नमक का घोल यूजुअली क्यों लेते हैं? क्योंकि चीनी जो होता है, जो हमारे साइंस के स्टूडेंट्स होंगे उनको फॉर्मूला उन्होंने पता होगा कि C6H12O22 करके, जी। ठीक है, तो इसमें अपने को कार्बन भी मिल जाता है, ठीक है, तो ये सारे मिनरल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा नमक का जब आप फॉर्मूला देखेंगे तो वो होता है NaCl, जी। सोडियम क्लोराइड। ये सारे जो बेसिक मिनरल्स होते हैं, ये हमारे हार्ट के रेगुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अगर किसी को भी बहुत ज़्यादा डायरिया आ रहा है, तो उसकी बीपी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे लो होने लग जाएगी। तो उसको मेंटेन रखने के लिए आप अगर ओआरएस पाउडर या इलेक्ट्रॉल पाउडर आपके पास नहीं अवेलेबल हो पा रहा है, तो आप चीनी और नमक का घोल दे सकते हैं, लेकिन चीनी नमक का घोल बहुत ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है, बहुत ही लिमिटेड मात्रा में। मतलब 1 गिलास अगर पानी है तो उसमें लगभग 1 से 2 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक डालना है। नमक बहुत ज़्यादा नहीं कर देना है, क्योंकि ज़्यादा नमक लेंगे तो बॉडी को प्यास लगेगी फिर, और वो आपका डायरिया बढ़ सकता है। जी। तो इसलिए नमक और चीनी का घोल दिया जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट वो बेसिक मिनरल्स हमारे बॉडी को प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा जो ओआरएस होता है या इलेक्ट्रॉल होता है, इसमें डेक्सट्रोज होता है। डेक्सट्रोज एक तरह का शुगर कंटेंट होता है, जैसे ग्लूकोज, मैल्टोज, लैक्टोज या, तो इसलिए कभी भी किसी को अगर डायरिया होता है तो सबसे पहले तो आप उसको रिहाइड्रेट करते रहिए, जब तक कि आपको मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिल जाती है। उसको आप जो है चीनी नमक का घोल या फिर ओआरएस जो है पाउडर घोल घोल कर पिलाते रहें। दूसरी बात आती है कि कितने दिन तक अगर ये आपका डायरिया नहीं ठीक हो रहा है तो आपको डॉक्टर की हेल्प लेने की ज़रूरत है। देखिए, अगर आपका डायरिया 1 से 2 दिन, ठीक है, क्योंकि अगर ज़बरदस्त रनी डायरिया है तो 2 दिन में तो पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। जी। तो इसलिए अगर 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपका डायरिया रिकवर नहीं हो रहा है, स्टूल की कंसिस्टेंसी वापस से ठीक नहीं हो रही है, तो आप इमीडिएटली सहायता लीजिए। अब इसमें आता है थर्ड एंगल। देखिए, कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो क्या होता है मार्केट में ओवर द काउंटर मिल जाती हैं। खैर, वो ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं है, वो OTC मेडिसिन नहीं है, लेकिन चूंकि डॉक्टर्स के प्रेस्क्राइब करते करते लोगों को धीरे धीरे देखते देखते कई बार मेडिकल स्टोर ऑपरेटर्स जो है से डिलीवर कर देते हैं, तो ये लोग ले लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे नॉर्फ्लॉक्स TZ हो गया, ओफ्लोमैक OZ हो गया, मेट्रोजिल हो गया, एंट्रोक्यूनॉल हो गया, ये सारी दवाइयाँ लोग ऐसे ओवर द काउंटर ले लेते हैं। तो कई बार इनसे भी मतलब मोर देन 50-60% केसेस तो इससे ठीक ही हो जाते हैं। जो इससे नहीं ठीक होते हैं, फिर कुछ इससे अपर एंटीबायोटिक्स होती हैं, फिर उसके बाद भी नहीं होते हैं, तो जब पेशेंट को एडमिट करने की कंडीशन बनती है, और उसमें हम लोग उनको IV फ्लूइड्स देते हैं और साथ में नेसेसरी एंटीबायोटिक्स देते हैं, ताकि किसी तरह का डेफिनेटली अगर 3-4 दिन तक आपका डायरिया नहीं ठीक हो रहा है तो वो आपका कुछ ना कुछ बैक्टीरियल, वायरल, फंगल ऐसा कुछ डायरिया है, इसीलिए इतना टाइम ले रहा है। तो ऐसे कंडीशन में फिर पेशेंट को मेडिकल असिस्टेंस लेनी चाहिए। ओके, तो भाई अब ये हमने जान लिया कि सिम्टम्स क्या होते हैं और आपको कब डॉक्टर्स के पास जाने की नीड है। अब अगर किसी को घर में और बीमारियां चल रही हैं, डायबिटिक है या फिर किसी और तरह की बीमारी है और उससे डायरिया हुआ है, तो उसे कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले डायबिटिक पेशेंट्स के लिए मैं कहता हूँ, थोड़ा सा उनके लिए ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसको शुगर की समस्या है और वो दवाइयाँ ले रहा है, ठीक है, इंसुलिन वाले पेशेंट्स की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स लेते हैं, मतलब शुगर की दवाइयाँ लेते हैं खाने वाली। देखिए, अगर आपको डायरिया होगा तो नो डाउट कि आप ठीक अच्छे से खा नहीं पाएंगे। जब आप अच्छे से खा नहीं पाएंगे तो आपको फिर जब जितने भी दिन आप मेडिकल असिस्टेंस नहीं ले पा रहे हैं या घर पे हैं या देख रहे हैं कि अभी ठीक ठाक है, हो सकता है ठीक हो जाए, तो ऐसे समय में जो आपको
जो इंसुलिन की दवाइयाँ होती हैं, जो शुगर की दवाइयाँ होती हैं, उनका डोज कम कर देना होता है, क्योंकि ऐसा कंडीशन में हम लोगों ने देखा है कि पेशेंट्स ने उनको लूज मोशन स्टार्ट हुआ, दस्त आना चालू हुआ और उन्होंने शुगर की दवा नहीं बंद की, क्योंकि डॉक्टर्स उन्हें कहते हैं कि ये दवा नहीं बंद करनी है किसी भी कीमत पे। जी। तो वो क्या करते हैं, उसके बाद वो दवा फिर से खा लेते हैं और ऐसे पेशेंट्स का शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं हाइपोग्लाइसेमिक होकर के। जी। तो उनको लेकर के भागना पड़ता है। इमीडिएट उनका शुगर लेवल चेक करने पे पता चलता है कि 40-50 के नीचे चला गया है और इमीडिएट उनको हमें डेक्सट्रोज वगैरह देना पड़ता है। ओके। तो जो डायबिटिक पेशेंट है, अगर उनको 1-2 दिन से लूज मोशन आ रहा है, वो ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो शुगर की गोलियां कम कर दें, अन्यथा आपको चक्कर आना और बेहोशी जैसा लगना, कमजोरी लगना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और जिसका कारण हो सकता है कि आपका शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा लो हो गया है। दूसरी चीज़, बीपी वाले पेशेंट्स को मैं बताना चाहूँगा। देखिए, जब भी अगर आपको लूज मोशन आया है, डायरिया है, तो नो डाउट आपकी बीपी थोड़ा बहुत लो होगी, बीपी में थोड़ी बहुत गिरावट होगी। ऐसे कंडीशन में अगर आप बीपी की दवा ले रहे हैं, तो या तो आप अपनी बीपी को प्रॉपर मॉनिटर करते रहिए कि आपकी बीपी कितनी है, क्योंकि अगर उस कम बीपी के कंडीशन में आप बीपी की दवा भी खा लेंगे तो आपकी बीपी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगी और ऐसे कंडीशन में भी आपको चक्कर, सुस्ती और बेहोशी जैसी समस्या महसूस होगी। तो या तो आप अपनी बीपी को मॉनिटर करें और यदि मॉनिटर नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सा उसका डोज कम करके खाएं। ओके। तो भाई मैंने ये चीज सच में देखी थी कि जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं वो अक्सर बेहोश हो जाते हैं और इसके पीछे का रीजन आज जाना कि वो दवाई बंद नहीं कर रहे होते हैं और जी। इसलिए वो बेहोश हो रहे होते एग्जैक्टली, वो क्या होता है कि शुगर की दवाइयाँ वो स्टार्ट रखते हैं, लेकिन चूंकि डायरिया जैसी कंडीशन में वो ठीक से खा नहीं पाते हैं तो उनका शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है और वो हाइपोग्लाइसेमिक होकर के बेहोश हो जाते हैं। ओके। तो अब मुझे ये बताइए, किसी को डायरिया है, अगर छोटे बच्चे को डायरिया है तो हमें उसे डाइट में क्या देना चाहिए? वहीं अगर किसी बुजुर्ग को डायरिया है तो हमें उन्हें खाने में क्या देना चाहिए? और या फिर किसी डायबिटिक पेशेंट को या फिर बीपी के पेशेंट को डायरिया हुआ है तो हमें उसे खाने में क्या देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो बीपी या हार्ट शुगर का पेशेंट है, उसके तो जो परहेज होते हैं वो क्लियर होते हैं कि बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, नमक वाली चीज़ें नहीं खानी है, मिर्च मसाले भुने चीज़ें नहीं खानी है। दूसरा हम आ जाते हैं बच्चे या बुजुर्ग हैं, तो देखिए डायरियल केसेस में सबसे ज़्यादा मतलब जो प्रेस्क्राइब्ड भोजन होता है वो कहते हैं पतली खिचड़ी खिलाइए, मूंग की दाल वाली। मूंग की दाल वाली ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे हल्की चीज़ें जो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड, बहुत ही ज़्यादा लाइट फील करने वाली और बहुत ही ज़्यादा इजी टू डाइजेस्ट होती हैं, इन चीज़ों का आप सेवन करिए। मूंग की दाल की खिचड़ी हो गई, एकदम सिंपल वाला सूप हो गया, इन चीज़ों से स्टार्ट करिए और उसके बाद धीरे धीरे आप अपने नॉर्मल खाने पर दाल चावल या रोटी सब्जी, ठीक है, इन चीज़ों पे आइए। बहुत ज़्यादा तली भुनी ऐसी चीज़ें तो कतई नहीं खानी है, बहुत ज़्यादा एकदम सिंपल से सिंपल खाना एटलीस्ट 2-3 दिन के पीरियड के लिए आपको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए जी। हम जब खाने की बात करते हैं या फिर किसी बीमारी की बात करते हैं, वैसे तो हमें पता होता है कि इंसान को एक दिन में 2000 कैलोरी से ज्यादा नहीं लेना है वरना वो मोटा होने लगता है। तो जब हम बीमार होते हैं या फिर हमारा बुखार आया, हमें बुखार होता है या डायरिया है या फूड पॉइजनिंग है, तो कैलोरीज को 2000 के नीचे ही रखना है या फिर ऊपर जा सकती है? सॉरी, आप एक बार जरा सा अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे? जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई लोग कहते हैं कि 2000 कैलोरीज एक ह्यूमन बॉडी के लिए पर डे के लिए बेटर होती है, Alright. इससे ज्यादा नहीं लेना है। ओके। बट अगर कोई बीमार है, किसी को डायरिया हुआ है, फूड पॉइजनिंग हुआ है या फिर उसको फीवर हुआ है, जिसमें फीवर में लोग कहते हैं कि मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है और बीमारियों से लड़ने के लिए कैलोरीज की जरूरत होती है। तो जब हम 2000 कैलोरीज को ही काउंट करेंगे या फिर हम उससे ज्यादा कैलोरीज या फिर उसमें कम कैलोरीज को काउंट करने वाले ये हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हमें क्या करना चाहिए, कैलोरीज को बढ़ानी चाहिए या फिर घटानी चाहिए, राइट? जी हाँ। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर इंसान बीमार है, बीमार अवस्था में है, तो वो नॉर्मल जैसे वो खाना खाता है, जैसे वो कैलोरीज इंटेक करता है, उतनी कैलोरीज तो सबसे पहली बात वो इंटेक कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वो बीमार अवस्था में है। जी। तो ऐसे कंडीशन में यूजुअली पेशेंट को ये कोशिश करनी चाहिए कि हमको हेल्दी न्यूट्रिशन, हेल्दी डाइट, अच्छी डाइट और इजी टू डाइजेस्ट वाली चीज़ें खानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जितना वो खा सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा खाएगा तो
तो ज़्यादा उसको एनर्जी मिलेगी और ज़्यादा जो है बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी मिलेगी, जो कि सही बात है। लेकिन अब क्या है कि जैसे ऐसा भी नहीं कि पेशेंट खा नहीं पा रहा है फिर भी उसको ज़बरदस्ती खाने के लिए हम ऐसा करें, तो ऐसा नहीं है। पेशेंट जितना उसकी कैपेबिलिटी है उतना अच्छे से खाए, थोड़ा इजी टू डाइजेस्ट खाए। और स्पेशली बात अगर कैलोरीज की जाए, तो चूंकि जो हाई कैलोरीज वाली चीज़ें होती हैं वो ऐसे कंडीशन में प्रोहिबिटेड होती हैं। आप फीवर वगैरह में भी देखेंगे तो डॉक्टर ये बोलेंगे कि सादा भोजन खिलाइए। हाँ, थोड़ा सा प्रोटीन वाली चीज़ें हम लोग बढ़ाने को बोलते हैं। थोड़ा सा प्रोटीन बॉडी में ज़्यादा जाएगा तो थोड़ा जल्दी रिकवरी फेज़ हमारी बॉडी स्टार्ट करेगी। इसके लिए अच्छा है कि अगर आप कोशिश कर सकते हैं बेहतर खाने की, अच्छा खाने की, प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खाया करें। बाकी कैलोरीज घटाना या बढ़ाना, मतलब इस पे बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते। बॉडी जितने के कैपेबल है आप उसको उतना प्रोवाइड कराइए। और राइट, तो मतलब आपको जबरदस्ती की कोशिश नहीं करनी है कि नहीं मुझे तो मेरी डाइट मेंटेन करके रखनी है, जी या हाँ। फिर मुझे अपनी डाइट में कुछ चीजें बढ़ानी है क्योंकि हम बीमार हैं, हमें तो जरूरत है। जी हाँ। तो भाई जैसे सवाल मैंने आपसे पूछे कि भाई क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वैसे ही हमारे कुछ लिसनर्स के भी सवाल आए हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे। जी। कई लोग कहते हैं या फिर बहुत सारे लोगों का मानना है, और हम कहेंगे कि भाई कहीं ना कहीं सच भी होता है कि जो दही होता है वो आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, फिर चाहे आपको लूज मोशन आ रहे हो या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो। तो क्या जब किसी को डायरिया हो तो वो दही को खा सकता है? हाँ, देखिए ये अच्छा आपका क्वेश्चन है कि डायरिया हो तो दही खा सकता है। देखिए डायरिया हो तो आप दही का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि जो दही होता है उसमें लैक्टिक एसिड बैसिलस होते हैं जी। ठीक है। और उसी लैक्टिक एसिड बैसिलस को हम सिंथेसाइज करके और उसका सिंथेटिक वर्जन बना करके जब डायरिया और डिसेंट्री वगैरह हम ट्रीट करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम वो लैक्टिक एसिड की टैबलेट्स, कैप्सूल्स या समटाइम्स पाउडर प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो जो हमारे बॉडी के जो गट के गुड बैक्टीरियाज हैं वो फ्लोरा को हम मेंटेन कर सकें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो एंटी डायरियल्स चला रहे होते हैं पेशेंट को, फिर भी रिलीफ नहीं मिलता है, उनका जो स्टूल की कंसिस्टेंसी है वो वापस से रिस्टोर नहीं होती है। तो उसके लिए हमें एडिशनल जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कई सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं टीवी वगैरह पे, तो वो स्पेसिफिकली जो मेडिकेटेड गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे मैंने बताया कि लैक्टिक एसिड बैसिलस या बैसिलस क्लाउजी स्पोर्स, ठीक है। तो ये गुड बैक्टीरियाज होते हैं और हम इनको एडिशनल उस थेरेपी में ऐड करके पेशेंट को देते हैं जी। तो आप दही खा सकते हैं अगर कंफर्टेबल फील हो रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो रही है तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप दही का सेवन कर सकते हैं। ओके, तो दही का सेवन तो कर सकते हैं, लेकिन दूध का? हाँ, दूध का सेवन थोड़ा सा हम लोग प्रोहिबिटेड कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा सा गैस फॉर्मेशन ज़्यादा बढ़ जाती है इससे। और चूँकि कुछ कंडीशंस में कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनको डाइजेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा इंटेस्टाइन्स के लिए मशक्क़त का काम होता है, इसलिए हम लोग दूध को थोड़ा अवॉइड करते हैं। आपको पता है मैं एक ऐसे इंसान हूँ जिसको दूध डाइजेस्ट नहीं होता, हाँ बट जी, दही हो जाता है। दही हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा बहुत से लोग होते हैं। और ऐसा जब मैं किसी नॉर्मल इंसान को बताती हूँ जो दूध भी पी सकता है, दही भी पी सकता है, तो पता क्या कहता है, ये तुम्हारे अलग ही ड्रामे हैं, तुम दही खा सकते हो दूध नहीं खा सकते हो, ये क्या बात होती है? नहीं, देखिए मिल्क में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको डाइजेस्ट करना बॉडी के लिए उतना इजी भी नहीं होता है। और दही में चूंकि क्या होता है वो फर्मेंटेड होती है, उसको जो है गुड बैक्टीरियाज प्रोसेस कर चुके होते हैं, इसलिए उसमें ये जो टॉलरेंस की प्रॉब्लम है, इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है, ये नहीं आती है। वही। अच्छा एक बात बताइए, जी। जिस तरह से मुझे मेरे बचपन में लिवर इन्फेक्शन था, क्या मैं इसकी वजह से दूध को नहीं पी पाती हूँ, या फिर इसके पीछे और भी कुछ रीजन हो सकता है? देखिए यूजुअली ऐसा लीवर इन्फेक्शन ज़रूरी नहीं है इसका कॉज हो, ये कभी कभी हमारे बॉडी का नेचुरल मतलब एक्टिंग रिस्पॉन्स होता है कि वो नहीं टॉलरेट कर पाती है। बाकी लीवर में इन्फेक्शन होने की वजह से चांसेस इसके बहुत बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इन्फेक्शन ट्रीट होने के बाद, क्योर होने के बाद, ये इंटॉलरेंस आपकी धीरे धीरे कम हो जाती। जी ठीक है भाई, तो अगर अगली बार आपसे कोई कहता है कि वो दूध नहीं पी सकता लेकिन लस्सी पी लेगा, तो यकीन करा करे उसकी बात का। मेरी तरह मुझे जैसे जवाब मिलते रहते हैं कि नहीं ये अलग ही पागलपन है, तो ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। जी। खैर चैट बॉक्स में आपके लिए कुछ सवाल आए हैं। तो हमारे चैट बॉक्स में जो सवाल आए हैं वो आया है भाई, सबसे पहले सवाल पूछा है मुकेश यादव जी ने, जो कह रहे हैं कि सर जल्दी जल्दी बताइए क्योंकि मैं भी बहुत परेशान रहता हूँ।
अच्छा, ये मुकेश यादव जी कहते हैं जल्दी बताइए, इससे मैं बहुत परेशान होता हूँ। यानी कि तो डायरिया से वो भी परेशान होते ठीक है, हैं। तो मैंने देखिए जितने पॉसिबल थे वो सारे फैक्टर्स बता दिए मुकेश जी, और इनमें से आप अपने हिसाब से जो भी आपकी कंडीशन हो उनमें से आप इसमें से समाधान ले सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने पूछा है कि सर डायरिया में खाना क्या चाहिए और किस उम्र के लोगों तक ये होता है। जी हाँ, जैसा कि मैंने पहले बताया कि डायरिया में आपको बहुत ज़्यादा सिंपल से सिंपल फूड लेना है, जैसा कि जो बहुत ज़्यादा इजी का हो हमारे बॉडी के लिए डाइजेस्ट करने के लिए। इसीलिए हम लोग यूजुअली पतली खिचड़ी, मूंग दाल की ये सारी चीज़ें एडवाइस करते हैं, और धीरे धीरे आपको रिस्टोर करना चाहिए, हल्का सा चाय ब्रेड करके, और ये सारी चीज़ें करके आप धीरे धीरे वापस डाइट पे आ सकते हैं। कितने उम्र तक के लोगों को हो सकता है, तो देखिए ये न्यू बॉर्न बेबी से लेकर के और एकदम अनटिल द डेथ, जब तक एकदम मरने वाला हो पेशेंट तब तक भी हो सकता है, इसकी कोई एज नहीं है। हम्म। केके जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लिख रहे हैं डॉक्टर साहब जी नमस्कार। जी बहुत बहुत नमस्कार केके जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके शो में। ओके, तो केके जी का ये सवाल था भाई कितने उम्र तक के लोगों को होता है और इसके बाद डायरिया में ज्यादा क्या खाना चाहिए। जी हाँ, ज़्यादा जैसा कि अभी उन्नति मैम ने एक एडिशनल चीज़ पूछी कि दही, हाँ आप दही खा सकते हैं, लेकिन सभी लोगों के लिए सूटेबल नहीं होता है, खा करके एक बार देखना चाहिए, अगर सब कुछ ठीक ठाक लगता है तो वो दही खा सकते हैं। मतलब आपको एक बार रिस्क तो लेना पड़ेगा। हाँ, नहीं देखिए कोई बहुत बड़ी रिस्क का फैक्टर भी नहीं है, बस ये हो सकता है कि मतलब अगर आपने दही खाया उससे आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है, या वापस से लूज मोशन फिर से आ गया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा कुछ जो पतली दाल की खिचड़ी हो गई, सूप हो गया, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं, चाय ब्रेड खा सकते हैं, ये सारी चीज़ों से आपको वापस धीरे धीरे रिस्टोर करना है। ओके। इसी के साथ लिखा है कि सर क्या डायरिया में चाय भी नहीं पीना जी चाहिए। हाँ, जब भाई तक चाय का बहुत मतलब बहुत ज्यादा गम हो जाता है लोगों को कि हम बीमार पड़ गए, मैं सबसे पहले चाय ही छूटेगी। जी हाँ, चाय ही छूटने वाली है। तो देखिए वैसे यूजुअली चाय हम लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर पेशेंट को थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलने लग गया है तो हम लोग पेशेंट को धीरे धीरे रिकवरी फेज में उसको चाय ब्रेड और ये सब चीज़ें धीरे धीरे अलाउ कर देते हैं। ओके, तो अब एक लास्ट सवाल मेरा ये है आपसे हाँ जी। कि जो लोग डायरिया को ट्रीट करने के लिए सिर्फ नींबू पानी लेते हैं, क्या उनका डायरिया इससे ज्यादा और खराब हो सकता है कि ठीक होगा? बिल्कुल, अगर देखिए आप बहुत ज़्यादा नींबू पानी ले रहे हैं तो आपका डायरिया इससे ज़्यादा ख़राब हो सकता है, और ज़्यादा आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसलिए अगर जो जनरल कैपेसिटी होती है कि 1 गिलास नींबू पानी पी लिया या 1 से 2 गिलास नींबू पानी पी लिया, अगर इससे आपको कुछ सिम्टम्स में रिलीफ दिखते हैं तो ठीक है, अगर नहीं दिखते हैं तो कृपया करके ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें और किसी नज़दीकी चिकित्सा केंद्र की सहायता लें। मुझे याद है कि मेरे घर में जब एक बार फंक्शन था तो हमारे घर में कुछ मेहमान ऐसे आए थे जी। जो एक्चुअल में उनकी हरकतें आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये इंसानों वाली तो बिल्कुल नहीं है। यानी कि वो बार बार जैसे कि उन्होंने मिठाई खाई, मिठाई के बाद खाने के बाद उन्होंने दूध पिया, दूध के बाद तुरंत नींबू पानी, दिन में वो 10 ग्लास नींबू पानी के आसपास पी गए और उसके अगले दिन उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा क्योंकि जी। लूज मोशंस बहुत ज्यादा आ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, दूध को पीने के बाद नींबू पानी, आई थिंक वो पेट में पनीर बनाना चाह रहे थे जो दूध उन्होंने पिया था। खैर वो ठीक भी है। मीठा पनीर, क्योंकि उससे पहले मिठाइयाँ जा रही थी। जी हाँ, तो उनका हॉस्पिटल जाना तय था, तो कृपया करके ऐसी चीज़ों से बचें, और स्पेशली गर्मी के दिनों में थोड़ा सा अनहेल्दी खाने से बचें, क्योंकि अनहेल्दी चीज़ें जैसे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ऑयली और थोड़ा सा मसालेदार या बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीनियस चीज़ें जो लंबे समय से बना करके रखी गई हों, इनको खाने से डायरिया के कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं। नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए ऐसे बहुत जब गर्मी का सीज़न पड़ रहा हो तो अनहेल्दी चीज़ें खाने से बचना चाहिए। केके जी पूछ रहे हैं कि सर जी ऐसा क्या खाएं कि डायरिया होने की नौबत ही ना आए। देखिए आप इसके लिए इसको प्रिवेंट करने के लिए बचाव कर सकते हैं। साफ सुथरा खाना खाइए, ताज़ा बना हुआ खाना खाइए, सादा भोजन करिए, और इतना ही आप कर सकते हैं, यही आपके हाथ में है। हाथ वगैरह अच्छे से धुल लें, खाना खाने से पहले साफ पानी पीजिए, ठीक है, थोड़ा सा तापमान में हो रहे उतार चढ़ाव से बचिए। इतना अगर कर सकते हैं आप तो मुझे लगता है कि आप 60-70% डायरियल केसेस से बच जाएंगे। ओके, तो भाई आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अब वक्त हो गया हमारा आपसे विदा लेने का। लेकिन अगले हफ्ते मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ। एक्चुअली आजकल मैं बहुत ज्यादा जब इंटरनेट पे स्क्रॉल कर रही होती हूँ तो मुझे एक चीज नजर आती है, लोग सप्लीमेंट को बताते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्टर्स की तरह कोट पहन के आ रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि हम डॉक्टर हैं, हालांकि वो हैं या नहीं है मुझे पर्सनली नहीं पता, जी। बट वो दिखा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि आपको ये वाली दवा कब लेनी चाहिए, वो वाली दवा कब लेनी चाहिए,
आपको विटामिन सी लेना चाहिए खाली पेट, भरे पेट, उसमें रेटिनॉल, न जाने उसमें कितनी सप्लीमेंट्स का उन्होंने लाइन लगा दी, मुझे नाम भी याद नहीं हो रहे थे। बिल्कुल। तो मुझे आपसे जानना है कि भाई जो सप्लीमेंट्स ओरल लिए जा रहे हैं बिना किसी डॉक्टर के पूछे वो बॉडी में किस तरह से जाके रिएक्ट करते हैं, क्या वो बिल्कुल। सच में हमारे लिए बेहतर है या फिर वो उसका उल्टा काम करने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम अगले हफ्ते इस पर एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन करने वाले हैं। जितने भी लोग हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए हमारे जितने भी श्रोता हैं वो जल्दी से टॉपिक नोट कर लें और अगले हफ्ते मिलते हैं आपकी इसी शो पे और एक बहुत ही अच्छे सप्लीमेंट के टॉपिक के साथ। जी हाँ, तो अब चलते हैं क्योंकि वक्त हो गया है यहाँ से जाने का, विदा लेने का। फिर मुलाकात होती है आपसे अगले संडे 4 से 5 आपके अपने शो क्लिनिक ज्ञान असली में। तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए आपका अपना एफएम रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। मुझे दीजिए यहाँ से परमिशन, और आपको भी चाहिए कि आप यहीं बैठेंगे? नहीं, मुझे भी आप परमिशन दीजिए। मिलेंगे आपके अपने फेवरेट वाले शो अगले संडे 4 से 5।